नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि धांधली हुई है और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा में जो हुआ उस पर हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद सब सामने आ जाएगा। पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, यहां तक कि बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। सबके कहने के बाद भी वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हार हुई? इसके साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी पर, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बुद्धिजीवी है, पीएम उन्हें अर्बन नक्सल बोलते हैं। उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी शासन में एससी वर्ग पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है। पीएम देश के बारे में कम बोलते हैं, लोगों के बारे में कम बोलते हैं, पार्टी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। दरअसल खड़गे का यह बयान पीएम मोदी के कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने वाले बयान के जवाब में आया है। इसके साथ ही खड़गे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भागवत बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी खुद लोगों को बांटने का काम करती है। खड़गे ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश। बता दें कि भागवत ने विजयदशमी पर संबोधन के दौरान अपील करते हुए कहा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करे दुनिया, जिस पर अब वो खुद ही घिर गए हैं। तो एनडीए में दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। चर्चा ये चल रही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार जल्दी ही एनडीए को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल बीते कुछ वक्त से लगातार अजित पवार बीजेपी हाईकमान को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट के साथ कई मुद्दों पर अजित गुट की तीखी बयानबाजी भी दिखाई दी। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद अजित पवार बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इससे पहले दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में हम अजित पवार के चलते हारे। शिवसेना शिंदे गुट का वोट तो बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर हुआ, लेकिन एनसीपी अजित गुट का वोट नहीं मिला। आरएसएस पहले ही अजित पवार के साथ गठबंधन पर सवाल उठा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अजित पवार को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट पर काम तेज हो गया है और ऐसी परिस्थिति तैयार की जा रही है कि अजित पवार खुद ही एनडीए छोड़कर चले जाए। हालांकि अजित पवार ने जरूर बयान जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल राज्य में जो हालात बने हुए हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अजित पवार चुनाव से पहले बीजेपी को जबरदस्त झटका दे सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। खबर है कि हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से टल गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण की तारीख बदली गई है। कहा जा रहा है कि अब 17 अक्टूबर को सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला था, लेकिन फिर तारीख को बदलकर 15 अक्टूबर कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को समारोह का आयोजन किया जाएगा। लगातार तारीख को बदला जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की खबर नहीं आई है कि आखिर बार बार समारोह की तारीख को क्यों बदला जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत सिंह तक सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान को समझ नहीं आ रहा कि इस टकराव को कैसे खत्म करे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे के चलते समारोह को टाल दिया गया। 11 अक्टूबर को केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया। यहाँ नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर भी पहुंचे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सैनी ने मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी की। साथ ही किस तरह से जातीय समीकरणों को साधना है, इस पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने बड़ा दावा किया है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और दिवाली के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है
उनके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कुछ आंतरिक कारणों से नए विधायकों को स्थायी रूप से रोका गया है। बता दें कि तेलंगाना में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही बीआरएस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कई नेता अब तक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अभी ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। और अगर अब महेश कुमार गौड़ का दावा सच साबित होता है तो ये वाकई में बीआरएस के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। तो वहीं बीजेपी भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। महेश गौड़ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को गरीबों के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो इस देश को लूटने में अंबानी और अडानी की मदद करती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है, जिसके बाद से अब कांग्रेस ने बीजेपी में सेंधमारी कर दी है। इन हादसा हो गया है। मैसूर दरभंगा बारामती एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई और एक झटके में ट्रेन के 12-13 डिब्बे डीरेल हो गए। एक कोच और पार्सल वैन को नुकसान हुआ, जिसमें अब तक 19 लोगों के घायल होने की खबर है। यह घटना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 41 किलोमीटर दूर कावराईपेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। दक्षिण रेलवे की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एलएचबी डब्बों वाली ट्रेन संख्या 12578 मैसूरू डिब्रूगढ़ दरभंगा एक्सप्रेस को 11 अक्टूबर को रात 8:27 पर तिरुवल्लूर जिले में पोन्नेरी स्टेशन पार करने के बाद आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। लेकिन कावरापेट्टई स्टेशन में एंट्री करते समय लोको पायलट और ट्रेन क्रू को तेज झटका लगा और सिग्नल के मुताबिक मुख्य लाइन में जाने की बजाय ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लूप लाइन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। घटना के तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये पहली ऐसी घटना नहीं है। बीते कुछ वक्त से हर दूसरे दिन रेल घटनाओं की या ऐसी साजिशों की खबर सामने आती रहती है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया कि अनेक दुर्घटनाओं में कई जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। जवाबदेही सबसे ऊपर शुरू होती है। इस सरकार के जागने से पहले और कितने परिवार खत्म होंगे। वहीं कांग्रेस ने लिखा कि रेल मंत्री इसे छोटी घटना बताकर यात्रियों को अपने हाल पर छोड़ चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि रेलवे ने भी इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। चुनावी परिणाम के बाद अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। गठबंधन की तरफ से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। उमर ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार गठन का दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन एलजी ने अभी तक उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है, जिसके चलते अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर जानबूझकर एलजी मनोज सिन्हा शपथ ग्रहण के समारोह में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला तो यहां तक कह चुके हैं कि जिस दल को अपना अस्तित्व मिटाना होगा वो ही बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा। चुनाव परिणामों में भी साफ हो गया था कि जिन दलों ने बीजेपी का साथ दिया था वो साफ हो गए हैं। ऐसे में सवाल एलजी और बीजेपी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जब गठबंधन पर पूर्ण बहुमत है तो सरकार गठन करने वालों की इच्छा पर तारीख दे दी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि उमर 13 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक शपथ का न्योता उन्हें नहीं मिला है, जिस कारण से अब नई तारीख का इंतजार हो रहा है और नई तारीख तभी मिल पाएगी जब एलजी की तरफ से इसका ऐलान किया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर रामलीला के बीच कैदियों ने बड़ी लीला रच दी है। उन्होंने जेल प्रशासन को चकमा दे दिया और जेल से फरार हो गए हैं। जी हाँ, भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला की प्रथा बेहद पुरानी है और हर जगह इसका आयोजन किया जाता है। जेल में भी कैदी इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हरिद्वार के रोशनाबाद जेल के 2 कैदी मौके का फायदा उठाते हुए जेल से फरार हो गए। दोनों ही कैदी वानर का किरदार निभा रहे थे और जब वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली तो इस बीच दोनों कैदी निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक के पास पहुंचे और वहां रखी सीढ़ी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। जब कैदियों की गिनती हुई तब जेल के अफसरों को इस घटना का पता चला, जिसके बाद रात भर खोजबीन हुई, लेकिन दोनों कैदियों का कोई पता नहीं चला। एक कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था, जबकि दूसरा अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। ऐसे में जेल प्रशासन गंभीर सवालों से घिर गया है।
प्रशासन की लापरवाही उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह ने जेल प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि आखिर कैदी जेल परिसर से कैसे फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी विभागीय और मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी।